वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर बात करेंगे करंट अफेयर के न्यूज और टॉपिकों के ऊपर। यानी कि अब से आपको डेली संडे के दिन जो है 4 बजे, आज तो नहीं हो पाया लेकिन आज 7 बजे आपको ये वीडियो मिल रही है, लेकिन अब से जो है हर संडे को आपको 4 बजे टॉप 5 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को हम लोग जो है क्या कहते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि टॉप 5 न्यूज जो है उसको जानेंगे जो कि आपके सभी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूपीएससी या पीसीएस की भी तैयारी कर रहे होंगे तो ये जो है जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा 5, वो आपको वहां पर जरूर हेल्प करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा और चैनल को साथ में सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, 23 से लेकर 29 जनवरी तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉप 5 न्यूज है उसको मैं कवर करने वाला हूं, जो कि मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा बच्चा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। पहले आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन होना होगा और उसके बाद जो है आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा। क्लियर, चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहली न्यूज को कवर करते हैं कि आज की हमारी सबसे पहले इस वीक की सबसे पहली न्यूज क्या रही थी। सबसे पहली न्यूज थी कंटार को लेकर, यानी कि कंटार इंडिया का केंद्रीय बजट सर्वे अभी हुआ था। आपको पता होगा कि हमारा बजट अभी पेश होने वाला है ना, इस साल का बजट आने वाला है। लेकिन उससे पहले कंटार जो कि न्यूजीलैंड की एक कंपनी है, उसने अपना एक सर्वे करा है। इस सर्वे में ये कहते हैं, ये जो कंपनी है ये सर्वेक्षण करती है और विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करती है। ठीक है, मतलब इसमें पूरी तरीके से बताती है कि भारत की जो जनता है वो आखिर में क्या चाहती है। इन्होंने क्या कहा है, इस कंपनी ने हाल ही में 2023 में पेश होने वाले भारतीय केंद्रीय बजट को लेकर भारत में एक सर्वे किया था और सर्वे का नतीजा इतना अच्छा इन्होंने नहीं निकाला है। ये कहते हैं कि भैया भारत के अंदर रहने वाला 4 में से 1 व्यक्ति, यहां पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये क्या कहते हैं, भारत में रहने वाला 4 में से 1 भारतीय अपनी नौकरी को लेकर असुरक्षित है। इन्होंने कहा है, वैसे तो बात बिल्कुल सही कही है सर्वे के अनुसार, कि भारत में रहने वाला 4 में से, अगर हम 4 व्यक्ति को खड़े करेंगे तो उसमें से 1 व्यक्ति ऐसा निकल जाएगा जो ये कहेगा कि मैं अपनी नौकरी को लेकर असुरक्षित हूं। या ये भी हो सकता है कि वो चारों व्यक्ति इस बात को कर दे, पुष्टिकरण कर दे कि वो चारों ही अपनी नौकरी को लेकर असुरक्षित है। ठीक है, क्योंकि भारत के अंदर गवर्नमेंट सर्विस का जो डाटा है वो तो केवल 1 से 2% का रह गया है ना, 1 से 2% का रह गया है। ये भी काफी है भारत के लिए। जनता है सर्वश्रेष्ठ। भाई जनता क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, मतलब भारत की पॉपुलेशन विश्व की नंबर 1 पॉपुलेशन है, अभी तो हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। तो जनता है सबसे ज्यादा। भरने में अगर कोई फॉर्म निकलता है, जैसे मैं रेलवे की बात करूं, रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म आया था, वैकेंसी थी लाखों में, फॉर्म भरे गए करोड़ों में, भैया नंबर कैसे आएगा, ऊपर से समय पर नहीं हुआ। दूसरी चीज, 1% है गवर्नमेंट सर्विस जिसमें कंपटीशन है बिल्कुल 100% के बराबर, उससे भी ज्यादा। अगर आपका टारगेट 90 का है तो आप ये मत सोचिएगा कि सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपके बगल वाला आपसे 92 लाने को तैयार बैठा है, क्योंकि उसने तैयारी इसी तरीके से कर रखी है। ये क्यों है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बात आता है प्राइवेट सेक्टर को लेके। प्राइवेट सेक्टर का हाल भी कुछ इसी तरीके से है, नौकरियां है नहीं, कहीं ना कहीं कारण महामारी रहा है जिससे नौकरियों का डाटा और नीचे आ गया है। ठीक है, तो हर व्यक्ति अपनी जो है जॉब को लेकर असुरक्षित हमेशा महसूस करता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण हम महामारी को अभी मान सकते हैं। ठीक है, दूसरा, महंगाई बहुत ज्यादा है। अच्छा, महामारी को लेकर आज भी लोगों को ये लगता है, अभी कभी भी आप न्यूज में सुनते होंगे कि जो है महामारी फिर से फैल रही है। जैसे अभी बात करूं, दिसंबर के महीने में दिल्ली में डाटा बढ़ गया था तो लोगों को प्रॉब्लम सी होने लग गई थी, है ना, सीरियस, तो थोड़ा वो लोग डर से गए थे कि कहीं फिर उन्हें दोबारा जो नौकरी मिली है वो खोनी ना पड़े, है ना। तो नौकरी को लेकर असुरक्षित तो व्यक्ति है ही है। महंगाई भारत के लिए सबसे बड़ी बाधा बताई गई है इसमें। भारत रक्षा, आंतरिक्ष निर्यात, खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा में आगे बढ़ रहा है। ये भी इन्होंने कहा है कि भारत अपनी रक्षा को बढ़ा रहा है, अंतरिक्ष के भी काफी दायरे को बढ़ा दिया है भारत ने, उसका बजट काफी बढ़ा दिया है इसरो का कहे तो। निर्यात, खाद्य प्रसंस्करण जो है, प्रसंस्करण जो है वो भी काफी इसमें बढ़ गया है। ऊर्जा में भी भारत आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सोलर पैनल पर भारत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। विकास समावेशी नहीं हो है। ठीक है, उच्च आयु वर्ग अकेला देश के आर्थिक विकास में बड़े पैमाने पर योगदान देता है, ये कहा इन्होंने। आय वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे के लोग अभी भी पीड़ित है,
ये कहीं ना कहीं डाटा दोबारा निकल कर आया है इसमें सर्वे में कि भैया जो गरीब लोग हैं, आय वर्ग और गरीब हैं, वो आज भी अपने को असुरक्षित समझते हैं भारत देश में। ठीक है, ये चीजें हैं। आगे क्या है सर्वे के अंदर, 55%, इन्होंने कहा है 55% भारतीय चाहता है कि सरकार स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान दे, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए धन आवंटन बढ़ाए। मतलब इन्होंने इस बात को यहां पर अब जनता के बिहाफ पर रहकर ये बात कर रहे हैं, डाटा इन्होंने निकाला, उसमें इन्होंने ये कह दिया कि 55% भारतीय चाहता है कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दे। यानी कि अगर जो है क्या कहते हैं, स्वास्थ्य सेवा जो है, मतलब जितने भी हॉस्पिटल हैं उनके लिए पैसा आवंटन करें, क्योंकि हर जो एक गरीब व्यक्ति है, अभी कहा गया है ना कि पीड़ित और ज्यादा पीड़ित अपने को समझ रहा है, जो बिल्कुल ही आय वर्ग का है, जिसकी कमाई मात्र महीने में 10 से 12 हजार रुपए है और घर में खाने वाले 4 जने हैं, और अगर उसी महीने के बीच में उसके घर में कोई बीमार पड़ जाए तो वो कहाँ जाएगा? प्राइवेट हॉस्पिटल तो जाएगा नहीं, कहाँ जाएगा? सरकारी हॉस्पिटल जाएगा ना। और सरकारी हॉस्पिटलों की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो वहां पर फिर इलाज करा पाए, है ना। तो उसे मजबूरन होकर प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाना पड़ता है। तो 55% भारतीय यही चाहते हैं कि सरकार स्वास्थ्य सेवा पर थोड़ा ध्यान दे और स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए धन आवंटन कर दे। 55% मानते हैं कि सेंसेक्स जो है वो उसको 70,000 तक जाए। 55% का ये भी मानना है कि सेंसेक्स कहीं ना कहीं बिजनेस का। 50% ये मानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा, लेकिन केवल व्यापक आर्थिक स्तर पर। ठीक है, इन्होंने 50% लोगों का इसमें सर्वे में यह माना गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार तो होगा, लेकिन व्यापक आर्थिक स्तर पर ही हो पाएगा। 31% मानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है। 60% निवेश पर कर छूट में वृद्धि चाहते हैं। महंगाई का असर घरेलू आय पर पड़ता है, इसलिए लोग स्वास्थ्य बीमा पर छूट चाहते हैं हमेशा। ठीक है, कई लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अधिक धन आवंटित किया जाएगा, क्योंकि ईंधन की कीमत बढ़ रही है। ठीक है, तो इन्होंने ये कह दिया है बजट आने से पहले, एक तरीके से सरकार को एक तरीके से ये समझा दिया है कि जनता चाहती क्या है। इन्होंने कहा है जनता ये चाह रही है कि अगर इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी धन आवंटित कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं लोगों को आराम जो है मिल सकता है, क्योंकि ईंधन बड़ा महंगा हो चुका है। ठीक है, तो ये था पहली न्यूज। आई होप आप इसको अच्छे से समझे होंगे। दूसरी न्यूज पर आते हैं अपनी। दूसरी है जल जीवन मिशन को लेके, जिसने अभी 11 करोड़ जल कनेक्शन प्राप्त कर लिया है। एक 11 करोड़ का आंकड़ा है जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया। 2019 में इस मिशन को चलाया गया था। इस मिशन की घोषणा पीएम मोदी जी के द्वारा करी गई थी 2019 में, और अभी 2023 में इसने 11 करोड़ नल जल कनेक्शन प्राप्त करने का जो है मिशन को हासिल कर लिया है। ठीक है, इस जल मिशन का जो उद्देश्य है वो मैंने काफी बार बता भी रखा है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है भारत के हर घर में नल का जल कनेक्शन उपलब्ध कराना है, और यह लक्ष्य जो है 2024 तक का रखा गया है डाटा, ताकि इसे हासिल कर लिया जाए 2024 तक। ठीक है ना, 2024 तक हासिल है। उद्देश्य क्या है? हर घर में जल का कनेक्शन देना। ठीक है, इस मिशन के लिए भारत सरकार जो पैसा आवंटन कर रही है वो करीबन 3.5 ट्रिलियन रुपए का कर रही है। इस जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, मतलब इसका जो कार्य देखा जा रहा है वो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ही देखा जा रहा है। क्लियर है? आगे देखते हैं इसमें। अच्छा, इस मिशन के तहत बताया गया है, देखिए इस मिशन के तहत जो है भारत सरकार अपने ध्यान जो है वो हैबिटेशन टू हाउस होल्ड्स स्थानांतरित करेगी। यानी सरकार भूमि के आकार को देखकर बजाय संख्या के आकार के आधार पर कदम उठाएगी। ठीक है, मतलब ये है कि सरकार इसमें क्या करेगी, इस मिशन को लेकर सरकार का एक और निर्णय ये है कि सरकार भूमि के आकार को देखने के बजाय वो देखेगी जनसंख्या कितनी है कहीं पर भी, उस हिसाब पर वहां पर पानी उपलब्ध करवाएगी। सर्विस डिलीवरी पर भी यहाँ पर फोकस रहेगा, ये बताया जा रहा है। ग्राम जल एवं स्वास्थ्य समिति में 50% सदस्य महिला होंगी, ये इन्होंने बताया है। इन्होंने क्या कहा है कि इसमें जो है 50%, कितना? 50% जो है वो महिलाएं होंगी, ये इनकी तरफ से जो है कहा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी चीज है सामुदायिक स्वामित्व को प्रोत्साहित किया जाएगा, सार्वजनिक उपयोगिता पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें दूषित भूजल वाले इलाकों में पानी योग्य पानी पहुंचाया जाएगा। मतलब दूषित भूजल मतलब
जहां पर पानी बहुत खराब है, बहुत पीने लायक योग्य नहीं है, वहां पर इन्होंने कहा है कि ये वहां पर क्या करेंगे, वहां पर स्वच्छ पानी को पहुंचाएंगे। योजना को लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा, यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। इसके लिए पारदर्शिता और जवाबदेही की कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो इसको पूरे आगे पहुंचाना है। 2024 तक का मिशन है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी लोग बिना पानी के ना सोए। ठीक है, देश लिख रहा है सफलता की हर दिन एक नई जो है कहानी, गाथा। ठीक है, 11 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में अब नल से जो है स्वच्छ जल आता। ये इन्हों का एक टैगलाइन भी है जो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो याद रहेगा। अच्छा, दूसरी चीज एक और याद रखिएगा इसके बारे में कि केंद्रीय बजट जो है ना, जो केंद्रीय और राज्य सरकार परियोजना है, उसके लिए धन साझा कर रही है। ठीक है, और फंड जो है शेयरिंग का अनुपात जो है करीबन वो 50-50% है। ये मैंने काफी बार बता भी रखा है कि अगर जैसे राज्य सरकार है, ठीक है, दिल्ली जैसे राज्य सरकार है, मान लीजिए गुजरात है, हरियाणा है, कोई भी राज्य सरकार मान लीजिए, अगर वो राज्य सरकार इस तरीके का मिशन अपने वहां चलाएगी तो केंद्र सरकार उसे 50% का योगदान देगी, और 50% का योगदान राज्य सरकार को खुद ही झेलना पड़ेगा। ठीक है ना, ये आपको याद रखना। पूर्वोत्तर राज्यों में यही आंकड़ा जो है वो 90-10 का है। ठीक है, और उत्तर पूर्व राज्यों में 10% धन साझा करता है। ये भी याद रखिएगा। क्लियर हो गया, इसको आप समझ गए होंगे मैं उम्मीद करता हूं। चलिए, तो अब हम आते हैं अपने थर्ड वाले टॉपिक पे। थर्ड हमारा टॉपिक है, अभी जो है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जारी करी गई थी, उसके ऊपर यहाँ पर बात करेंगे। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ये जो है जारी हुई थी, यानी कि ये रिपोर्ट ये थी कि महामारी के दौरान स्कूल बंद होने के बावजूद कुल नामांकन आंकड़े 2018 में 97.2% से बढ़कर 2022 में 98.4 हो गया है। यानी कि महामारी के दौरान भी, स्कूल बंद होने के बावजूद भी जो नामांकन आंकड़ा रहा है, मतलब बच्चों का दाखिला आंकड़ा रहा है, वो 2018 में जहां 97% था, वहीं पर 2022 में वही आंकड़ा 98% तक पहुंच गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, एनजीओ प्रथम द्वारा जारी इस एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ASER इसको कहा जाता है। ठीक है, किसके द्वारा जारी होती है, एनजीओ प्रथम के द्वारा। ठीक है, 2022 से लेकर 2020 और 21 में जो स्कूल बंद होने का प्रभाव के साथ साथ 2022 में बताया गया है कि बच्चों के स्कूल लौटने के प्रभाव को दर्ज किया गया है। अब ये दर्ज कैसे किया गया है वही यहां पर मैंने रिपोर्ट में लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से समझिएगा, हुआ क्या है यहाँ पर, हुआ ये है, ठीक है, हुआ ये है कि 6 से लेकर 14 वर्ष आयु वर्ग के लिए समग्र नामांकन आंकड़ा 2018 में 97 से बढ़कर 98 हो गए, मैंने समझा दिया। 3 से लेकर 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का अनुपात, जो कि वर्तमान में नामांकित, यानी कि नामांकित का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन कराना, ठीक है, नहीं है, वहीं 2018 में 2.8 से गिरकर अब तक के सबसे निचले स्तर 1.6 पर आ गया है। कहीं ना कहीं 3 से 16 साल का बच्चा यहाँ पर कम देखने को मिला है। कोविड-19 जो है वो इसका सबसे बड़ा कारण माना गया है। सरकारी स्कूलों में 2018 में 65.6% से 2022 में 72.9% तक नामांकित बच्चों में जो है तेजी से वृद्धि देखी गई है। क्यों देखी गई है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि कोविड के समय भी प्राइवेट स्कूलों ने प्रॉपर पैसा लिया। ठीक है, पढ़ाई तो बंद थी, ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्राइवेट सेक्टर था, जो प्राइवेट स्कूल थे, उन्होंने फुल तरीके से पैसा लिया है, फीस ली है। ठीक है, जब तक स्टेट गवर्नमेंट ने या जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं कहा, तब तक उन्होंने पैसा लिया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसीलिए लोग जो है गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ ज्यादा भागे हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, मैंने अभी कहा था इसमें जो है निचलता देखी गई है, मतलब इसमें गिरावट आई गई है बच्चों के पढ़ने में। तो देखिए, साक्षरता का जो स्तर रहा है इस बार, बच्चों के बुनियादी साक्षरता मतलब लिटरेसी जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, स्तर में बड़ी गिरावट आई है। उनके पढ़ने की क्षमता के साथ साथ संख्यात्मक कौशल यानी कि गुणा भाग में की तुलना में बहुत अधिक तेजी से बिगड़ रही है, और 2022 के पूर्व स्तर तक गिर गई है। मतलब बच्चों को पढ़ने में तो कमी आई है, पढ़ाई में तो कमी आई है, लेकिन सांख्यात्मक
कौशल मतलब उनको गुणा भाग करने में भी दिक्कत आ गई, उसमें भी ये बच्चे गिर गए। सरकारी या निजी स्कूलों में कक्षा 3 के बच्चों का प्रतिशत जो कक्षा 2 के स्तर पर पढ़ने में सक्षम थे 2018 में वो 27.3% से गिरकर 2022 में 20.5% हो गया है। यही गिरावट हर राज्य में और सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में बच्चों के लिए जो है दिखाई दे रही है। ठीक है, सरकारी या निजी स्कूलों में कक्षा 5 में नामांकित बच्चों का प्रतिशत जो कम से कम 2 के स्तर का पाठ पढ़ सकते थे 2018 में वो 50% से गिरकर 2022 में 42% आज बच्चा रह गया जो केवल और केवल क्या कर सकता है, कक्षा 5 में मतलब वो जो है कक्षा 2 के स्तर का पाठ अब पढ़ सकता है। मतलब बच्चे पढ़ने में इनमें कमी आ गई है, ऑनलाइन कुछ नहीं पढ़ाया गया, यह हम मान सकते हैं। ठीक है, कक्षा 3 के छात्रों का प्रतिशत जो कम से कम घटा करने में सक्षम थे 2018 में 28.2% से गिरकर 2022 में 25 रह गया है। मतलब 25% बच्चा रह गया जिसको घटा करना आता होगा, घटाना आता होगा। देश भर में कक्षा में 5 के बच्चा का अनुपात जो विभाजन कर सकता था, मतलब विभाजन कर सकता था 2018 में जहां वो 27% डाटा था, थोड़ा कम होकर वो 25% 6 हो गया है। राष्ट्रीय स्तर पर विभाजन कर सकने वाले बच्चों का अनुपात 18 में जो था 44.1% से बढ़कर जो है 44.7% तक हो गया 2022 में। ठीक है, तो बच्चों में पढ़ने में कमी आई है, गुणा भाग करने में भी कमी आ गई है। क्लियर है बच्चा? अपनी अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। हमारी अगली न्यूज है अमेरिका और श्रीलंका करेगा मेरिक्स 2023 अभ्यास का आयोजन, यानी कि दोनों देशों के बीच में एक अभ्यास हुआ है। देखिए क्या कहा जा रहा है, जो है अमेरिका और श्रीलंका जो है चीन के बढ़ते सैन्य युद्ध अभ्यास के बीच श्रीलंका और अमेरिका जनवरी 2023 में, मतलब इन्होंने अभी जनवरी 2023 में आपदा राहत की तैयारी और एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत को बनाए रखने के लिए सप्ताह भर चलने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन करने जा रहा है। कोऑपरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग, ठीक है, नाम के इस अभ्यास में जो है श्रीलंका की नौसेना, श्रीलंका की वायुसेना, जापान समुद्री आत्मरक्षा बल और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल की प्रतिभागी शामिल होगी। यानी कि ये जो है ना बच्चा, इसमें ये कहा जा रहा है कि अब दोनों देशों के बीच में हुआ है, मुद्दा कहीं ना कहीं इन्होंने किसको रखा, श्रीलंका को रखा, वो माफ करिएगा चाइना को रखा, क्योंकि चाइना का जो है प्रभाव बढ़ता जा रहा है, बढ़ती सैन्य युद्ध अभ्यास बढ़ता जा रहा है, तो दोनों देशों ने कहीं ना कहीं अपनी सेना को मिलाकर जो है ये अभ्यास ये कर रहे हैं बच्चा। क्लियर है? अमेरिका के प्रशांत में जो है बेड़े द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया में है ना, दक्षिण पूर्व एशिया के सदस्यों देशों का यानी कि एशियन सदस्य देशों के साथ आयोजित एक वार्षिक अभ्यास है। यह अभ्यास क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। यह दोस्ती के साथ साथ सैन्य कौशल को भी मजबूत करता है। वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो 9 राष्ट्रीय इस अभ्यास में भाग लेते हैं, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, ब्रुनेई हो गया, कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, कहीं ना कहीं इनका उद्देश्य है चाइना का बढ़ता प्रभाव को रोकना है। क्लियर हो गया? चलिए अब हम अपनी लास्ट न्यूज पर बात कर देते हैं। लास्ट न्यूज है हमारी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के ऊपर, यानी कि अब एनआरआई भी कर सकेंगे यूपीआई का इस्तेमाल। जो विदेश में रहने वाले लोग हैं वो यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएंगे। किस तरीके से, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है जो कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों को तेज भुगतान नेटवर्क यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई जिसको बोला जाता है उसका उपयोग करने में अनुमति देते हैं। यह कदम बताया जा रहा है घरेलू भुगतान प्लेटफॉर्म यूपीआई को व्यापक रूप से अपनाने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी कदम है और अनिवासी भारतीय यानी कि जिसे एनआरआई कहा जाता है उनके लिए संभावनाएं खोलता है। ठीक है, उनको अच्छे तरीके से सुविधा मिल जाएगी। अब तक बताया गया है कि यूपीआई पर केवल भारतीय फोन नंबरों की अनुमति थी। हालांकि 10 जनवरी को एनपीसीआई ने एक परिपत्र जारी किया जिसने एनआरआई द्वारा यूपीआई को व्यापक रूप से अपनाने का मार्ग प्रशस्तित किया है। पहले चरण में बताया गया है कि सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूके सहित 10 देशों को फोन नंबर को यूपीआई पर इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी गई है। आने वाले समय में पूरे विश्व में यह फैल जाएगा। एनपीसीआई ने यह भी कह दिया था कि भविष्य में अन्य देशों में भी इसका विस्तार कर सकते हैं। तो इससे जो है जो एनआरआई हैं, जो विदेश में रहने वाले लोग हैं भारतीय, उनको कहीं ना कहीं सहायता मिल जाएगी। ठीक है,
तो ये थी टॉप 5 न्यूज। आई होप आप इन्हें अच्छे से समझे होंगे। पूरी कोशिश करी है मैंने आपको अच्छे से समझाने की। अगर आपको फिर भी लगा हो कि मैं कहीं चूक गया, कुछ गलत बताया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और साथ में इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, तो टेलीग्राम को जो है हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल सुबह वीडियो में, वोकैबलरी में, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और शुभ रात्रि। तो रात हो गई है, तो वीडियो देखने के बाद आप जो है इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त यारों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।